नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को एक धमाका होता है, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे देश में दहशत फैल जाती है। ब्लास्ट की सामने आई तस्वीरें और चश्मदीदों की आंखों देखी बातें सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राजधानी में हुए इस ब्लास्ट ने पूरे देश का दिल दहला कर रख दिया। मामले में हुई जांच में हर दिन हो रहे खुलासों के बाद ये निकल कर आया कि ये धमाका कोई मामूली धमाका नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से इस साजिश के तार जुड़ने लगे और धीरे धीरे एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसमें डॉक्टर शाहीन सईद की भूमिका मास्टरमाइंड के रूप में निकलकर सामने आई। डॉक्टर शाहीन, जिसे मैडम सर्जन कहा जाता था, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर खुद को डॉक्टर दिखाती रही, लेकिन असल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में महिला विंग की लीडर थी, जिसके इशारे पर दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट की पूरी साजिश रची गई। इसी के इशारे पर आतंकी डॉक्टर उमर, जो कि इस ब्लास्ट में मारा गया, उसने बॉम्ब एक्टिवेट किया और फिर लाल किले के पास जहां ज्यादा भीड़ थी उस इलाके में i-20 कार खड़ी की और वहां ब्लास्ट हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन एक आतंकवादी मिशन D6 मिशन में बेहद सक्रिय भूमिका निभा रही थी। ये मिशन कई शहरों में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने से जुड़ा हो सकता है और इसमें डॉक्टर शाहीन समेत कई डॉक्टर्स को रणनीतिक भूमिका दी गई थी। जांच में उनके विदेश संपर्कों का भी पता लगाया गया है। वो सऊदी अरब में रह चुकी थी और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके ऑनलाइन कनेक्शन तुर्की जैसी जगहों से भी थे। ये सब खुलासे अब तक की रिपोर्ट में सामने आए। अब तक इस मामले में कई खुलासे हुए हैं। आतंकी साजिश मानते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है उसने ब्लास्ट की इस साजिश में एक नया एंगल जोड़ दिया है, क्योंकि मैडम सर्जन भारत को दहलाने की जो पूरी प्लानिंग कर रही थी, उससे एग्जीक्यूट करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल था। और जांच एजेंसियों को इसकी पड़ताल करते हुए कई ऐसे सुराग मिले हैं जिसने इस केस को और भी पेचीदा कर दिया है। दरअसल फरीदाबाद में जब्त विस्फोटकों और दिल्ली धमाके की जांच में अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। तबलीगी जमात के जरिए ज़कात के नाम पर आतंकी मैडम सर्जन को टेरर फंडिंग मिली। इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी सामान जुटाने में किया गया। खास बात यह है कि वैसे तो इसे गरीबों के लिए दान के तौर पर दिया जाता था, लेकिन इसका असल इस्तेमाल देश को दहलाने में किया जा रहा था। इंटेलिजेंस टीमों ने खुलासा किया है कि ये फंडिंग शाहीन और उसके साथियों को मिली, जिन्होंने इससे यात्राएं की, सामान जुटाया और आतंकी नेटवर्क को मजबूत बनाया। जांच में कई बैंक खाते, मोबाइल नंबर और लोग फंस चुके हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़ा है, जहां ज़कात इकट्ठा करने की मीटिंग होती रही। जांच के मुताबिक इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड शाहीन को तबलीगी जमात से ज़कात के नाम पर पैसे मिले, जो मुजम्मिल, डॉक्टर परवेज और आरिफ जैसे साथियों के साथ मिलकर इस्तेमाल हुए। ये लोग व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा हैं। शाहीन ने इन पैसों से विस्फोटक सामग्री खरीदी, यात्राओं का इंतजाम किया और आतंकी प्लानिंग में जुटे रहे। मुजम्मिल और परवेज जैसे नाम दिल्ली धमाके और फरीदाबाद कांड से जुड़े हैं। आरिफ भी इसी चक्र में फंसा हुआ है। एजेंसियां इन सब के बैंक खातों को खंगाल रही है। करीब 15 खाते अभी स्कैन के दायरे में हैं। मुस्लिम देशों की संस्थाओं से भी फंडिंग के सुराग मिले हैं, जिनकी डिटेल्स जांच का हिस्सा हैं। जिहादी महिला डॉक्टर शाहीन के 7 खातों में पिछले 7 साल में 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ। इनमें 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख रुपए, 2016 में 11 लाख और 2017 में 19 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। अब ये पैसे किसने भेजे और किसे दिए गए, इसका पता खुफिया एजेंसियां लगा रही हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद में मिला विस्फोटक भी इन्हीं पैसों से खरीदा गया था। टेरर फंडिंग से ही आतंकी विदेश जाते थे, जरूरी सामान खरीदते थे। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा आतंकियों को तैयार करने में खर्च होता था। ज़कात इस्लाम में एक नेक काम है। इसके अनुसार अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों, जरूरतमंदों या जेल से रिहा हुए युवाओं के परिवारों को देना होता है। लेकिन इन आतंकवादियों ने इसे भी नहीं छोड़ा और यहाँ ये पैसे आतंकी कामों में लगे। तबलीगी जमात के सदस्यों ने मीटिंग्स बुलाई, जहां ज़कात इकट्ठा की गई। ये मीटिंग्स पश्चिमी यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, हापुड़ और मुरादाबाद में हुई। दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू तो ठीक, लेकिन दुबई और ओमान में भी गुप्त सभाएं रहीं। इन पैसों से न सिर्फ घरेलू विदेश यात्राएं हुई, बल्कि आतंकी नर्सरी तैयार करने जैसे प्लान बने। एजेंसियों ने 25 से 30 संदिग्ध मोबाइल नंबर बरामद किए, जो अब बंद है। इनके IMEI डेटा से और इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद ये नंबर एक्टिव नहीं हुए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। 2022 में केंद्र सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर 5 साल की पाबंदी लगा दी थी। ये फाउंडेशन ज़कात के नाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को फंडिंग दे रहा था
उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। फाउंडेशन तो धार्मिक कामों का दिखावा करता था, लेकिन अंदर से आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा था। अब इस केस में भी वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। ज़कात का कवर लेकर पैसे का फ्लो। एजेंसियां इन लिंक को जोड़ रही हैं ताकि पूरा नेटवर्क उजागर हो सके। इंटेलिजेंस टीमें अब हर एंगल को छान रही है। संदिग्ध मोबाइल नंबरों के IMEI से नए कनेक्शन निकल रहे हैं। बैंक खातों की डिटेल्स जमा हो चुकी है और मुस्लिम देशों की संस्थाओं के ट्रांसफर पर नजर है। फरीदाबाद और दिल्ली के विस्फोट इन जांचों को तेज कर रहे हैं। शाहीन ग्रुप के लोग यात्राओं के बहाने दुबई, ओमान जाते रहे, वहां मीटिंग्स होती, ये सब ज़कात के नाम पर। एजेंसियां मान रही है कि इससे और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि एक एक कर इस मामले में शाहीन और उसके साथियों के काले चिट्ठे निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि जांच एजेंसियों को इस पूरे मामले में क्या सुराग हाथ लगते हैं और पूरे नेटवर्क का किस तरह से पर्दाफाश किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।